नमस्कार दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला का अपना टॉपिक चल रहा है और राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास जो वाला पार्ट है वो हमने बात कर लिया कि किस प्रकार से प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर प्राप्त हुए, प्राचीनतम उल्लेख के बाद में फिर धीरे धीरे राजस्थानी चित्रकला कैसे विकसित हुई, तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब इसके बाद में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी हमने क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 3 भागों में बाँटा था। पहला उद्भव विकास का, दूसरा प्रमुख शैलियाँ हैं, तीसरा इसकी रिलेटेड कुछ संस्थाएँ हैं, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। प्रमुख शैलियाँ हैं, वो देख लेते हैं अपन कौन-कौन सी हैं। प्रमुख शैलियाँ, तो प्रमुख शैलियाँ कौन, जो आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला की जो 4 शैलियाँ बताई, उसी के आधार पे अपन इन शैलियों को डिवाइड करते हैं। पहली है मेवाड़। पहली शैली कौन-सी है? मेवाड़ है। क्योंकि शैली लिख नहीं रहा हूँ मैं, वर्ड, क्योंकि शैली लिखेंगे तो फिर थोड़े से वर्ड कम पड़ जाएंगे, तो अपन देखते हैं मेवाड़। दूसरा अपन वर्ड यूज करते हैं मारवाड़। दूसरी कौन सी है? मारवाड़। तीसरी जो है वो है ढूंढाड़। तीसरी शैली है वो है ढूंढाड़ और चौथी है वो है हाड़ौती। राजस्थानी चित्रकला की चौथी जो शैली है उसका नाम क्या है? हाड़ौती। इस प्रकार हम राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांट लेते हैं। अब ये जो चारों शैलियाँ हैं ना, ये विभाजन कैसे हुआ? कई बार हो सकता है, देखो बहुत ज़्यादा डेप्थ है, हालाँकि है बहुत ही जी, लेकिन ऐसा प्रश्न कई बार स्टेटमेंट में डाल देता है, सीधा तो पूछने का चांस कम बनता है। लेकिन राजस्थानी चित्रकला की शैलियों के संबंध में तो कहे कि इनका वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया, ये पुस्तक थी, ये वर्गीकरण इस आधार पे किया गया। तो आधार यदि आपको कभी पूछ ले कि इन शैलियों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो भौगोलिक और सांस्कृतिक, यानी इसके आधार की बात करें तो भौगोलिक प्लस सांस्कृतिक, 2 आधारों पर ही है राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किया गया है। भौगोलिक यानी देखो अलग अलग भूगोल है राजस्थान में। जैसे मेवाड़ क्षेत्र में अलग तरह की भूगोल है, मारवाड़ की अलग है। जैसे मारवाड़ में पूरा मरुस्थल और वैसे है, मेवाड़ में पहाड़ी क्षेत्र है, एक तरफ मैदानी है, एक तरफ पठारी क्षेत्र है, अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की भूगोल है, तो अलग अलग भूगोल क्या होती है, भूगोल की वजह से अलग अलग विशेषताएं आ जाती है। पहाड़ या जो पेड़ हो गए, पेड़ों में प्रकृति अलग जाएगी। जैसे पश्चिम राजस्थान है तो वहाँ पर यदि चित्रकला बनेगी तो वहाँ पे टीलों का इनका विशेष रूप से देखने को मिलेगा चित्रकला में। और यदि मेवाड़ में बनेगी तो वहाँ पे पर्वतों का देखने को मिलेगा। ऐसे अलग अलग, फिर वहाँ पे जानवरों में भी अलग अलग है, जो वन्य जीव हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हो गए, वन अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे, तो उनकी विशेषता चित्रकला में आएगी। तो चित्रकला अलग अलग हो गई ना, मेवाड़ की अलग दिखेगी। फिर इसी प्रकार से वहाँ के रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की वेशभूषा, वो भी अलग अलग प्रकार की सामान्यतः देखने को मिलेगी। तो इस वजह से एक तो भौगोलिक आधार पे मैंने भूगोल, और एक सांस्कृतिक यानी संस्कृति, जो रीति रिवाज, पहनावा, वेशभूषा, खान पान आदि चीजें हैं, इनका समावेश भी चित्रकला में देखने को मिलता है। तो इन सब का जो दोनों के आधार पे मतलब सांस्कृतिक आधार पे और भौगोलिक आधार पे राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा? आनंद कुमार स्वामी ने 4 भागों में। अब देखो ये जो आधार है इजी है, अपन ने बात कर ली, अब आप नहीं पढ़ोगे तो भी याद रह जाएगा। लेकिन एग्जाम में स्टेटमेंट में आता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे रटते हैं ना। देखिए मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि रटते हैं ना हम किसी चीज़ को, तब हमें एक नुकसान ये होता है कि अपन ने समझा नहीं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, माइंड में उसका वर्गीकरण नहीं किया, रटना शुरू कर दिया। रटते हैं तो चक्कर क्या पड़ता है कि कोई नया वर्ड भी आ जाता है ना, तो हम बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट, ये बहुत ईजी स्टेटमेंट था, लेकिन इसको डालते अपन डर जाएंगे, क्योंकि अपन सोचेंगे यार ये तो अपन ने रटा ही नहीं। लेकिन समझा है तो हम लॉजिक लगा लेंगे कि यार ये तो ऑब्वियस होना ही चाहिए ना, ये तो होगा ही, वर्गीकरण कैसे होगा फिर। ऐसे करके फिर अपन उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो अब इसमें देखो मेवाड़, जो मारवाड़, ढूंढाड़, और यहाँ पर देखो मेवाड़ की सबसे इंपॉर्टेंट शैली तो कौन सी हो गई? जोधपुर। मैन तो कौन सी हो गई? जोधपुर, जिसके नाम से मेवाड़, सॉरी सॉरी, मेवाड़ की जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई वो हो गई कौन सी? उदयपुर, जिसके नाम से मेवाड़ को जाना जाता है, मेवाड़ शैली को। तो मेन तो उदयपुर हो गई, लेकिन उदयपुर के साथ साथ और उप शैलियाँ भी है। मेवाड़ शैली को उदयपुर शैली अपन बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मैं पहले पहले नाम लिखूंगा चारों में, वो तो हो गई मेन शैली। फिर उस जो नीचे लिखूंगा वो सारी हो गई उप शैली। वो सारी कौन सी हो जाएगी? उप शैली। जैसे उदयपुर के बाद में अपन बात करेंगे नाथ द्वारा, तो नाथ द्वारा कौन सी हो गई? इसकी उप शैली हो गई। चावंड, ये भी कौन सी हो गई? उप शैली हो गई। देवगढ़, ये भी कौन सी हो गई? इसकी
उपशैली हो गई। तो उदयपुर के बाद में नाथद्वारा हो गया, चावंड हो गया, देवगढ़ हो गया, सावर हो गया, सावर, शाहपुरा हो गया, शाहपुरा। ये तो हो गई कुछ उपशैलियाँ। अब कुछ ठिकाना शैली भी है, मतलब उदयपुर के कुछ ठिकाने थे तो वहाँ पर भी चित्रकला का विकास हुआ। तो उन ठिकानों का नाम है जैसे बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा। तो कुछ ठिकाने हैं तो ठिकाना शैली हो जाएगी, ठिकाना शैली हो जाएगी। अब ठिकाना शैली में यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, बनेड़ा, बागोर, मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, बनेड़ा हो गया, बागोर हो गया, बेंगू हो गया, केलवा हो गया। जैसे बनेड़ा हो गया, बागोर, बेंगू और केलवा, और कौन सा हो गया, केलवा। तो ये उदयपुर शैली के हो गए। यानी ये हमने किसके बारे में बात कर लिया, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में उदयपुर शैली, नाथद्वारा उपशैली, मेवाड़ उप चावंड उपशैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली। कुछ ठिकाना शैली भी है, बनेड़ा, बागौर, बेंगू और केलवा। देखो आप लोग जो हैं वो यहाँ पर मोस्टली ज़्यादा पढ़ते हैं अपन तो ही के बारे में, चावंड के बारे में 2-4 वर्ड पढ़ते हैं, देवगढ़ के बारे में, बाकी के बारे में अपन कुछ ज़्यादा पढ़ते नहीं है। लेकिन ये जो वर्गीकरण मैं बता रहा हूँ, ये जो पेज अपन पढ़ रहे हैं, और इसमें मैं छोटे अक्षरों को थोड़ा छोटा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। छोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ जाए। हो सकता है 1% यहीं से आ जाए कि कौन सी इसकी उपशैली है। तो कई बार क्या आ जाता है, जैसे बनेड़ा, बागोर कौन सी उपशैली है, सावर आ जाए, सावर किसकी उपशैली है। तो ये पर्सन है ना, ज़्यादातर इनकी विशेषताओं पे नहीं आएंगे, वो इस पे क्या आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे। जैसे नदियाँ पढ़ते हैं, नदियों में सारी नदियाँ बहुत डिटेल से थोड़ी पढ़ी जाती है, कुछ नदियाँ बहुत डिटेल से पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं तो उनको अपन ये पढ़ते हैं इसकी सहायक है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं डिटेल से पढ़ी जाती है, फिर बाद में कौन सी मतलब किसकी सहायक है, कौन सी किसके पार्ट के रूप में पढ़ी जाती है, बस इतना सा देखा जाता है। तो इसका देखने का उद्देश्य है ये चार्ट का कि आप ये देख लो कि मेवाड़ शैली में ये चीज़ें आती है। फिर मेवाड़ के बाद में दूसरी करते हैं मारवाड़। मारवाड़ में कौन सी आ जाएगी, जैसे जोधपुर आ गई, मैन शैली तो कौन सी आ गई, जोधपुर। फिर इसके बाद में एक आ जाएगी बीकानेर उपशैली, ये इसी की उपशैली हो गई। फिर किशनगढ़ उपशैली आ जाएगी, किशनगढ़। किशनगढ़ के बाद में आ जाएगी अजमेर, फिर नागौर, ठीक है ना, जैसलमेर, जैसलमेर। फिर कुछ ठिकाने आ जाएंगे, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, और इसके साथ साथ एक और आ जाएगी सिरोही। इसके साथ साथ एक शैली और आ जाएगी, कौन सी, सिरोही। फिर कुछ ठिकाने आ जाएंगे, ठिकाना शैली आ जाएगी, ठिकाना वाले। ठिकानों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ठिकाने आ जाएंगे, एक गाणेराव है, एक रिया है, एक भिणाई है, एक जूनिया है। यानी ठिकानों में यहाँ पे आ जाएंगे घाणेराव, एक रिया, पहला आ जाएगा घाणेराव आ जाएगा, दूसरा रिया आ जाएगा, एक जूनिया और एक भिणाई। एक आ जाएगा भिणाई और एक आ जाएगा जूनिया। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब इसको ऐसे अपन पैक कर सकते हैं। ये आपकी किसकी होगी, मारवाड़ की। अब मारवाड़ में क्या होता, देखो सबसे बड़ी बात होती है जैसे सिरोही है, हालांकि देखो भौगोलिक रूप से देखें तो मेवाड़ के नज़दीक है, ठीक है ना, मेवाड़। अब अपन सोचें कि सिरोही शैली है, अपन मेवाड़ की सोच लें तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सी आ जाएगी, मारवाड़ शैली में इसको काउंट किया जाएगा। तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, सिरोही, और ठिकाने हैं कुछ घाणेराव, रिया, भिणाई और जूनिया। ये किसके हैं, मारवाड़ शैली के हैं। तो अपन के एक बार इनको नाम ध्यान में रखना है। फिर जैसे ढूंढाड़ में आ जाए तो मैना कौन सी आ गई, जयपुर आ गई, मैन शैली तो जयपुर हो गई। फिर इसके साथ हो जाएगी आमेर उपशैली, अलवर, उनियारा, कौन सी आ जाएगी, उनियारा। यानी जयपुर के साथ आमेर आ जाएगी, अलवर आ जाएगी, उनियारा आ जाएगी, और शेखावाटी आ जाएगी। और कौन सी आ जाएगी, शेखावाटी। ये तो हो गई यहाँ की उपशैलियाँ। फिर यहाँ पर भी यदि अपन ठिकानों की बात करें तो ठिकाने हैं जिलाय, ईसरदा, शाहपुरा और सामोद। देखो शाहपुरा उपशैली तो वहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पे शाहपुरा ठिकाना है, ठीक है ना। तो जिलाय, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद। यहाँ के यदि ठिकानों की बात करें तो जिलाय, ईसरदा, शाहपुरा, जिलाय हो गया, ईसरदा हो गया, शाहपुरा हो गया, और एक शामोद है।
एक कौन सा है, सामोद है। तो ये किसके हो गए, ढूंढाड़ चली गई। ढूंढाड़ में जयपुर, आमेर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, 5 तो ये आ गई, जिसमें ये उपशैलियाँ हो गई। जयपुर मेन शैली जयपुर मान लेंगे। फिर ये उपशैलियाँ हो जाएगी, फिर ठिकाने में झिलाई, ईसरदा, शाहपुरा और सामोद। यहाँ पे आपके नाम से ही काम हो जाएगा। फिर हाड़ौती में चलें तो हाड़ौती में कोटा मैन है, बूंदी, ध्यान रखना, पहली कौन सी है, बूंदी है। फिर दूसरी कौन सी है, कोटा है। और तीसरी कौन सी है, झालावाड़ है। 3 शैलियाँ आज यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें है ना, राजस्थान बोर्ड और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उनका वर्गीकरण करके बता रहा हूँ। राजस्थान बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उनके वर्गीकरण के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ें सारी ऐसे कैसे लिखी हुई है। तो क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से बनते हैं, तो वहाँ पे अपने लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने ये इस प्रकार इन शैलियों को देखा। मैं फिर से बोल देता हूँ, जैसे मेवाड़ में अपन ने देखा उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, ठिकानों में बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा देखा। ऐसे मारवाड़ में अपने जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, सिरोही, ये कुछ शैलियाँ देखी। फिर कुछ ठिकाने देखे ऐसे ढूंढाड़ में, और ऐसे हमने हाड़ौती में देखे। तो इन ठिकानों के आधार पे आपको ये ध्यान में रखना है कि हाँ, ये कौन कौन से ठिकाने, कौन कौन से ठिकाने किस चित्रकला के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो वो उन्हीं से समझ, यानी 1% इसी ग्राफ से आ सकता है। इसके बाद में एक ग्राफ अपन अगली वाली स्लाइड में और देखते हैं, उसके बारे में भी उसमें 1% आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो वो ग्राफ क्या है, देखो अपन शैलियों में चलेंगे। शैलियाँ अभी देखो, मैं अभी भी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक शैलियाँ शुरू नहीं की, अब तक तो केवल बैकग्राउंड ही चल रहा है। अभी भी थोड़ी देर और बैकग्राउंड चलेगा, फिर इसके बाद में शैली हम शुरू करेंगे। देखो शैलियों में बात करें तो जो कई बार आ जाता है कि इस शैली का रंग कौन सा है, इस शैली में वृक्ष कौन सा है, प्रमुख वृक्ष कौन सा है, बैकग्राउंड में जो वृक्ष यूज किया जाता है वो ज्यादातर कौन से वृक्ष को यूज किया जाता है। फिर इस शैली में जो महिला की आंखें हैं वो कैसी है। आंख, यहाँ पे महिला की आंखों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुरुष को आंखों के प्रश्न तो पूछने के चांस कम रहते हैं, बट महिला से संबंधित, क्योंकि जो पुरुष और महिला की वेशभूषा ही पढ़ते हो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर अपन देख लेंगे। लेकिन आंख से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। और कौन सा राजा था जिसका स्वर्णकाल था, 3-4 चीजें आ जाती है। एक तो रंग आ जाता है, ठीक है। एक वृक्ष पूछ लिया जाता है, कई बार क्या पूछ लिया जाता है, वृक्ष पूछ लिया जाता है, महिला की आंख और स्वर्णकाल। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि यहाँ पे हम पर नाम लिखते हैं शैली का, शैलियाँ जो भी होगी यहाँ पे अपन शैलियों का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। शैलियों के बाद में ये एक चार्ट सा बना लेते हैं अपन यहाँ पे। शैलियों के बाद में यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं उसका रंग कौन सा उस शैली का, ठीक है। फिर वृक्ष कौन सा है उस शैली में, महिला आंख जो है, महिला की आंख कौन सी है, और चौथा जो है वो राजा कौन है जिसका काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ, या अपने ये कहे कि जिसका काल स्वर्णकाल कहलाता है उस शैली का। तो ये 4 भागों में बांट करके अपन पूरी शैलियों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। शैली वाला पार्ट में अपन सबसे नंबर 1 पे देखते हैं, जैसे उदयपुर है, ठीक है। यहाँ पे है ना पूरी डिटेल से नहीं देख रहे हैं कि जैसे उदयपुर हो गई, उदयपुर में फिर वो अलग अलग उसके बहुत सारे 8-9 पार्ट हो गए, वो इतना नहीं है। जिन शैलियों के बारे में प्रश्न आते हैं उन्हीं के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल करेंगे। तो उदयपुर में 2 शैलियों के बारे में प्रश्न आते हैं, एक उदयपुर का आएगा या फिर एक नाथ द्वारा। यहाँ पर एक और है नाथ द्वारा, दूसरी कौन सी है, नाथ द्वारा, ठीक है। तो दूसरा अपन नाथ द्वारा के बारे में देख लेंगे। फिर इसके बाद में अपन जोधपुर ले लेते हैं। तो जोधपुर, दूसरी शैली ले लेते हैं जोधपुर। जोधपुर पहला हो गया। जोधपुर के बाद में दूसरा जो है जोधपुर में वो है बीकानेर, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में तीसरा जो है वो कौन सा है, किशनगढ़, किशनगढ़। तो तीसरा बीकानेर और तीसरा ले लिया अपन ने किशनगढ़। देखो मैं चाहता तो था भाई इसी एक पेज में आ जाए, पर वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए एक स्लाइड और ले लेते हैं। आप जब अपने नोट्स इसमें बनाओ तो एक ही पेज में लेना इनको, ताकि वो आसानी से आपको याद रहे। तो एक स्लाइड और बना लेते हैं, 3 अपन ने ले लिया। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लिया था, ले लिया, ले लिया। और शैलियों में दूसरा हमने लिया था रंग,
तीसरा वृक्ष, चौथा आँख ले लिया था, और पांचवा राजा या जिसका काल स्वर्ण काल था वो ले लिया। हमने उदयपुर शैली और जोधपुर शैली से संबंधित बातें वहाँ पे देख ली। अब उदयपुर जोधपुर के बाद में जयपुर रह गया आपका, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो जयपुर ले लेते हैं जयपुर से, और जयपुर से दूसरी चीज़ ले लेते हैं अपन अलवर। कौन सा ले लेते हैं? अलवर ले लेते हैं। फिर अलवर के बाद में नेक्स्ट अपन देखें तो अब ले लेते हैं अपन बूंदी, और बूंदी के बाद में कोटा। यानी इनके बारे में अपन देखेंगे कि इन और संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो इनसे ही होते हैं। बाकी शैलियों के बारे में तो केवल इतना ही होता है कि हाँ ये शैली है, ये कहाँ की है, मतलब वो मोटी मोटी बातें होती है। तो पहली स्लाइड से अपन शुरू करते हैं। देखो मैं यहाँ पे इसमें आराम से आप इसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन जाती है। और एक बार आपने यदि स्लाइड को ध्यान से देख लिया तो फिर आपको याद बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे याद करें। उदयपुर को देखते हैं कैसे याद करें। अब यहाँ पे जो मैं अब जो याद कराने के लिए जो टेक्निक यूज़ करूँगा, हो सकता है वो साइंटिफिक नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आप याद कर सकते हो। उसको साइंस की दृष्टि से मत सोचना, ऐसे सोचना कि अपन याद हो जाएंगे। यदि आप पूरी इसको ध्यान से सुनोगे तो ये जो 4-5 बातें हैं ये आपको यहीं याद हो जाएंगी और आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला हम बात करते हैं जैसे उदयपुर की। उदयपुर का रंग कौन सा है? चाहे तो मैं सीधा रंग लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ आपको रंग को कैसे याद करोगे। उदयपुर में क्या है, पर्वत ज़्यादा है, और पर्वत की जो तलहटी होती है, ठीक है ना, वहाँ पर मक्का की खेती होती है। पर्वत की तलहटी होती है, वहाँ पर जो मृदा होती है वो लाल मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है? लाल मृदा। और खेती किसकी होती है? मक्का की, क्योंकि मक्का की खेती वहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखो अब आप खुद सोचिए कि मैंने याद किया उदयपुर में क्या है, पर्वत है, आप पर्वत से दिमाग में लगाई, और पर्वत की तलहटी पर मृदा कैसी है? लाल है। और मृदा में कौन सा सबसे ज़्यादा फसल किसकी हो रही है? मक्का की। तो मक्के का रंग कैसा है? पीला है। मृदा कैसी है? लाल है। तो यहाँ पर आपको रंग याद रह जाएंगे, लाल पीला, लाल प्लस पीला, ये आपको सदा याद रह जाएगा। आप सोचोगे उदयपुर पर्वत, बस आपको याद आ जाएगा। लॉजिक से थोड़ा सोचना। दूसरा वृक्ष देखते हैं। आप राजस्थान का वनों का टॉपिक पढ़ते हैं, देखो मैं टॉपिकों के साथ भी जोड़ूंगा जिससे कि आपको याद हो जाए। राजस्थान का वनों का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर एक वृक्ष पढ़ते हैं कदम्ब, और वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? उदयपुर में। आज वापस देखना, कदम्ब का जो वृक्ष है वो मेवाड़ में पाया जाता है, मेवाड़ में भी उदयपुर में। तो हम दूसरा यहाँ का वृक्ष कौन सा ले लेंगे? कदम्ब। तो ये लो वृक्ष का भी याद हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष हम कैसे याद कर रहे हैं? वनों वाले टॉपिक से। कुछ इकड़म लगा के याद कर रहे हैं, जैसे लाल मृदा हो गई, रेर हो, उसी हिसाब से। और कुछ अपन वनों के या उन टॉपिकों से याद कर रहे हैं, दोनों को लगा के याद। हालांकि लाल ही होती है और मक्का होती है। तीसरा, तीसरा आंख कैसी होगी उदयपुर की? महिला की आंख। देखो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मछलियों का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? या तो जयपुर या उदयपुर, ठीक है। तो मछली उत्पादन के हिसाब से देख लो कि मछलियों के डैम जो है ना, वहाँ पे मछलियों का उत्पादन है। और मत्स्य जैसे मत्स्य को लेकर के कुछ अनुसंधान केंद्र है या मत्स्य से रिलेटेड है, जो आप एग्रीकल्चर में देखोगे तो वो भी या तो उदयपुर में मिलेंगे, या पर मत्स्य का सबसे बड़ा बात कहाँ होता है? जयपुर मिलेगा। तो उदयपुर और जयपुर मत्स्य से रिलेटेड दो क्षेत्र हैं जहाँ पे मत्स्य उत्पादन या मत्स्य से रिलेटेड कुछ संस्थाएं हैं या कुछ विद्यालय हैं, मत्स्य विद्यालय। ये आप दोनों के बारे में देखोगे तो मत्स्य को ऐसे जोड़ोगी, वो चीज़ें भी याद हो गई आपको, और इधर आपको याद आएगी मत्स्य यानी मीनाकृत, मीन यानी मछली की तरह। तो उदयपुर शैली की आंखें कैसी हो जाएगी? मीनाकृत आंखें हो जाएगी मछली की तरह। और उदयपुर के साथ साथ और किस शैली की आंखें हो जाएंगी? तो हमने देखा था किसकी? जयपुर की। तो इसकी भी आंखें कैसी हो जाएगी? मीनाकृत हो जाएगी। और देखो जयपुर की जो विशेषताएं है ना, वो मैक्सिमम विशेषताएं किस में है? अलवर में। तो अलवर को इसकी कॉपी कर लो। आपको कई जगह कॉपी ही करना पड़ेगा, मतलब विशेषताओं को इजी तरीके से आप याद कर जाओगे और आपकी कॉपी से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगी? मीनाकृत विशेषता हो गई। तो ये तीसरी बात भी आ गई। देखो रंग हमने याद कर लिया, वृक्ष हमने देखा सर्वाधिक होता है, तीसरा हमने महिला आंख देख ली। चौथा देखते हैं राजा। राजा कौन है? जगत सिंह है। अब इसके बारे में भी एक कहानी बता देता हूँ, याद रह जाएगा। जगत सिंह यहाँ के राजा है जिनका काल कैसा है? स्वर्ण काल है जगत सिंह का। जगत सिंह ने चितेरों की ओबरी बनाई, इसको तस्वीरों का कारखाना भी कहते हैं।
चित्रों की ओबरी या तस्वीरों का कारखाना एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे चित्रकार चित्र बनाते थे, वहाँ पे असंख्य चित्र देखने को मिलते हैं। एक बात बताओ, जो चित्रों की चित्रकला के लिए एक केंद्र ही बना देगा, तस्वीरों का कारखाना ही बना देगा, तो उसका काल तो स्वर्णकाल ही होगा ना। तो ऐसे याद कर लो कि जगत सिंह ने चित्रों की ओबरी बनाई। हालांकि मैं जब चित्रों की ओबरी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जब मेवाड़ चित्रकला पढ़ाऊंगा तो उसके विकास में सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे याद रखो कि चित्रों की ओबरी बनाई, इसलिए उनका काल कैसे हो जाएगा, स्वर्णकाल। तो इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हो। दूसरा जो नाथद्वारा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नाथद्वारा देखो, नाथद्वारा में कौन है, भगवान कृष्ण, ठीक है, श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी के यहाँ पर एक वृक्ष है, एक पादप है जिसकी झांकी निकलती है, वो है केला। केले की झांकी, क्योंकि केला जो है ना, कदली जो है, जो केला है, वो भगवान कृष्ण का क्या है, प्रिय फल है। तो इसलिए प्रिय फल माना जाता है, इसलिए यहाँ का वृक्ष कौन सा हो जाएगा, केला। मैं पहले वृक्ष से ले रहा हूँ, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय है, और वल्लभ संप्रदाय है यहाँ पे, और वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी के मंदिर में केले की झांकी निकाली जाती है, तो केला उनका वृक्ष हो गया। तो केला आप देखोगे तो जो चित्र बनते हैं वहाँ पे पीछे केले के वृक्ष का चित्र दिखाया जाता है। अब केला जो है ना, एक केले के बारे में आप ध्यान रखो, केला क्या होता है, अपने जीवन में कितने रंग बदलता है, 2 रंग बदलता है केला। पहले कैसा होता है, वो हरा, फिर कैसा होता है, वो पीला। तो याद हो गया आपको, इसका रंग भी आपको याद हो जाएगा। फिर आंख भी बड़ी रोचक है उसकी। देखिए, अब देखो कि नाथद्वारा में भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है वहाँ पे। जैसे कि हमने संप्रदाय जब पढ़े थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि बाल स्वरूप की वहाँ पे पूजा होती है। अब बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो गोपियाँ नाच रही हैं। देखो ये दृश्य है कि लीला कर रहे हैं, बीच में भगवान कृष्ण है और चारों तरफ गोपियाँ उसके नाच रही है। प्रत्येक गोपी है ना, वो भगवान कृष्ण को तिरछी नजरों से देख रही है, ऐसे मतलब ऐसे सीधे नहीं देख रही है, नाचते नाचते ऐसे देख रही है। क्यों? क्योंकि वो ये देख रही है कि 2 चीज़ें हैं उसको, कि उसको एक तो ये लग रहा है कि मैं ही देख रही हूँ, बाकी नाच रही हैं, केवल मैं ही देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ वो किसी को पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि आप धीरे से देखोगे तो ऐसा लगेगा पता, हालांकि ऐसा नहीं होता, सामने वाले को पता भी होता है, बट आप ये सोचिए कि तिरछी नज़रों से देखोगे तो वो पता नहीं चलेगा। तो ये एक वहाँ से, ये आँख का जो आकृति है महिला की, वो वहाँ से ली गई है, उस मतलब कॉन्सेप्ट से ली गई है। इसलिए यहाँ पे जो नाथद्वारा में जो आंखें हैं वो तिरछी आंख है, महिला की आंखें कैसी है, तिरछी आंख है। तो ये आपको याद रह जाएगा, भूलोगे भी नहीं। और राजा जो है ना, वो तो वैसे याद रह जाएगा। नाथद्वारा कहाँ पर, राजसमंद में है, और राजसमंद को किसने बसाया, राज सिंह ने। और श्रीनाथ जी के मंदिर पे भी राज सिंह का ही मेन नाम चलता है। तो मेन नाम कौन है, राज सिंह। तो स्वर्णकाल किसका हो जाएगा, राज सिंह का। ये भी आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं जोधपुर। जोधपुर में हम देख लेते हैं कि जोधपुर में देखो, एक तो क्या होता है कि आंधियां बहुत ज़्यादा चलती है। आंधियां चलती है, तो आंधियां जब चलती हैं, धूल भरी आंधी आकाश में चलती है, पूरा आकाश पीला पीला सा रंग का हो जाता है, पूरे आकाश का रंग कैसा हो जाता है, पीत रंग में हो जाता है। तो आंधियों से आप उसको याद कर लो, तो रंग कैसा हो जाएगा इसका, पीला हो जाएगा, रंग हो गया पीला, पहली बात। दूसरी बात करें तो वृक्ष कौन सा होगा, तो देखो वैसे तो राजस्थान में देखें तो सर्वाधिक जो आम होता है वो बांसवाड़ा में होता है। सर्वाधिक आम कहाँ पर होता है, बांसवाड़ा या वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे तो उन लिस्ट में आपको दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे जोधपुर भी मिल जाएगा। तो आप सर्वाधिक के हिसाब से ध्यान रखो कि आम जो है ना, वो वहाँ का वृक्ष हो जाएगा। तो पीला रंग हो जाएगा, आम क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। और देखो इसको सेम कॉपी कर लो बीकानेर में, क्योंकि जो जोधपुर का रंग है वही बीकानेर का है, जो जोधपुर का वृक्ष है वही बीकानेर का है। तो आम और पीला यहाँ पे दोनों सेम याद हो जाएगा। इसके बाद में तीसरी बात देखिए आंखों के बारे में, कि आंख कैसी है। तो जोधपुर की आंख तो बहुत इजी है, क्योंकि जोधपुरी जो पत्थर होता है ना, उसका क्या नाम है, बादामी पत्थर, चित्तर पत्थर, या उसको बादामी पत्थर बोलते हैं। तो आंख हो जाएगी इसमें बादाम जैसी, बादाम जैसी आंखें क्या हो जाएगी, बादाम की तरह आंखें हो जाएगी। और इसके बाद में राजा की बात करें तो देखो, आप जब चित्रकला अपन पढ़ेंगे तो राजा वाला जो तीसरा वाला है ना, उसमें कुछ राजा तो आपको यहाँ याद हो जाएंगे, कुछ याद नहीं हो तो भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब चित्रकला पढ़ेंगे तो उनके बारे में, स्वर्णकाल है तो डिटेल से ही पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे तो वो वहीं याद हो जाएंगे, तो फिर वो यहाँ पर भी याद हो जाएंगे आपको। इसलिए राजा वाला, बाकी जो 3 पोर्शन है ना, आंख, रंग और वो यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। राजा वाला हो सकता है कुछ याद नहीं हो। जैसे यहाँ पर भी राजा के बारे में बात करूँ, जोधपुर में तो राजा थे मालदेव,
मालदेव के काल में जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ, इसलिए उनका काल स्वर्णकाल कहलाता है। मालदेव ने चौखेलावा महलों का निर्माण कराया, जहाँ पे कई चित्र बनाए, जिनके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं राजा के बारे में सीधा। कौन आ जाएगा? मालदेव। तो ये राजा हो गया। बीकानेर में आओ, महिला की आंख कैसी मिलेगी बीकानेर शैली में? तो देख, बीकानेर में एक पक्षी है खंजन, जो बीकानेर में पाया जाता है। अब उस पक्षी, मैंने यह क्या कहा, स्थानीय विशेषताओं को जरूर चित्रकला में ग्रहण किया जाता है। तो कौन सा पक्षी है वहाँ पे? खंजन। तो महिला की आंख कैसी हो जाएगी? खंजन की तरह, खंजन जैसी हो जाएगी, ठीक है ना। और राजा कौन थे बीकानेर में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ जिन काल में? तो जो खुद चित्रकला के भी थे, खुद साहित्यकार भी थे, विद्वान थे, अनूप सिंह। उनके नाम से, अनूप के नाम से कई किताबें मिलती हैं जो उन्होंने भी लिखी और उनके चित्र के दरबार कलाकार ने भी लिखी, मतलब जो दरबारी कवि ने भी लिखी। तो यहाँ पे राजा कौन हो जाएगा? अनूप सिंह। देखो, अनूप सिंह बीकानेर चित्रकला के विकास में सर्वाधिक योगदान था। कैसे था? मथेरन कलाओं के लिए विकास के लिए क्या किया उन्होंने, फिर और कलाओं के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अनूप सिंह का नाम लिखते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है किशनगढ़। किशनगढ़ में क्योंकि बनीठनी का चित्र अपन पढ़ते हैं, तो किशनगढ़ राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में जानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ कला किसको माना जाता है? किशनगढ़ को। अब जब किशनगढ़ राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कला है, तो रंग भी कौन से होंगे? सर्वश्रेष्ठ ही होंगे। अब रंग सर्वश्रेष्ठ को कैसे याद करो आप कि इसके सर्वश्रेष्ठ रंग कौन से होते हैं? अब सोचो भाई, मेरी नज़र में हो सकता है आपकी नज़र में लगो, लेकिन मेरी नज़र से आज याद करना पड़ेगा आपको। दो रंग सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। एक जो शांति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग, और दूसरा जो खुशहाली का प्रतीक है, गुलाबी रंग। क्योंकि जब कोई घर में आता है तो हम गुलाब लगा करके अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, और शांति का प्रतीक सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे दो रंग इंपॉर्टेंट आ जाएंगे सर्वश्रेष्ठ रंगों में, एक तो सफ़ेद और एक हो जाता है गुलाबी। तो सर्वश्रेष्ठ कला है, चित्रकला है राजस्थान की, तो रंग भी कौन से रख दें इसके लिए? सर्वश्रेष्ठ रंगों को ही अपन यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं अपन किशनगढ़ को। फिर किशनगढ़ में दूसरी बात करें कि वृक्ष कौन सा है, बहुत ज़्यादा ईजी है। किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह नागरीदास, जिनके बारे में आगे और पढ़ लेंगे। यहाँ पे भी केवल नाम ही लिख देता हूँ मैं, सावंत सिंह। और सावंत सिंह जो थे ना, वो एक संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे। उसका नाम था, राजाओं का कोई प्रश्न आता है इतिहास में तो दो तरीके से प्रश्न आ जाता है। एक प्रश्न तो राजाओं का आ जाता है, उसने युद्ध में क्या योगदान दिया। एक क्या होता है, किसी राजा ने संस्कृति में क्या योगदान दिया। वो किसी संप्रदाय का अनुयायी हो गया, उसके डेवलपमेंट के लिए उसने काम किया, तो उसका प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछता है कि किस संप्रदाय के अनुयायी हो गए। जैसे जोधपुर के राजा थे मान सिंह, वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए। कई बार प्रश्न पूछ लिए इसको, ठीक है। मान सिंह के भले ही और योगदान पूछे नहीं पूछे, उसको पूछता है। ऐसे ही किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह, जिनको नागरीदास भी कहा जाता है। और सावंत सिंह जो थे वो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे। अब वल्लभ संप्रदाय कहाँ पर है? नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा की कॉपी करो आप। नाथद्वारा कहाँ पर है? केला। तो यहाँ पर भी वृक्ष कौन सा हो जाएगा? केला। यहाँ से ऐसे कैसे याद कर लेना आप कि केला, तो यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा? वृक्ष कौन सा हो जाएगा? केला। आंखें कैसी हो जाएगी? तो देखो, आंखें एक तो कमल जैसी है यहाँ पे, और प्लस खंजन जैसी भी, दोनों आंखें मिलती है खंजन जैसी। कमल की तरह भी है, क्योंकि कमल सबसे अच्छी माना जाता है भाई। कमल की जो आंखोड़ी, कमल की पंखुड़ी की तरह आंखें सर्वश्रेष्ठ है, तो कमल को जोड़ लो। और खंजन है ना, आप ये सोचो कि वृक्ष तो इन्होंने कहाँ से ले लिया? नाथद्वारा से, और जो आंखें है ना वो बीकानेर से ले ली। ऐसे करके भी याद आप कर सकते हो इसको। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर को याद करना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो, जयपुर के बारे में देखिए, जयपुर का रंग कौन सा है। अब आप इसको मैं इतिहास से जोड़ता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक मुगल प्रभाव जो है वो जयपुर पर पड़ा। चित्रकला हो चाहे और कलाएं हो, सर्वाधिक मुगल प्रभाव, या सबसे पहले मुगलों के साथ जो संधि की या अधीनता स्वीकार की वो जयपुर ने की। तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस पे पड़ा? जयपुर रियासत पे पड़ा। तो मुगलों, अब इसको यहाँ से जोड़ना, सर्वाधिक मुगल प्रभाव कहाँ पड़ा? जयपुर में। अब मुगलों का जो पूजा स्थल होता है वो क्या कहलाता है? मस्जिद। अब मस्जिद के रंग याद करो कौन से? मस्जिद का रंग कौन सा होता है? याद आ गया होगा, हरा। तो यहाँ पे हरा, वैसे के वैसे आप याद कर लोगे जयपुर में। वृक्ष की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वट और पीपल का जो वृक्ष होता है वो कहाँ पर होता है? जयपुर में ही है। इसलिए, क्योंकि देखिए, चित्रकला में हम कई बार बात कर चुके हैं
कि वही वृक्ष आएगा जो वहाँ पे प्रचुर मात्रा में हो। तो वट पीपल जयपुर में होगा तो वहाँ पे आ जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा विकास हुआ तो आप देखो, अब कभी हवा महल जाओगे ना, तो आप देखोगे हवा महल में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। पीछे देखोगे तो बहुत ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। और हवा महल किसने बनाया? प्रताप सिंह ने। इसलिए किसका काल है ना, स्वर्णकाल कहलाएगा प्रताप सिंह का। अलवर पे आ जाओ, इजी है। रंग वही हरा उठा लो, वट पीपल वही वृक्ष उठा लो, वट वह पीपल, मीनाकृत आंखें आप ले लोगे। और विनय सिंह थे जिन्होंने वहाँ पे महल बनाए, छतरियाँ बनाई, तो उन पे चित्रकला के बहुत सारे चित्र बनाए। तो इनके बारे में वहीं बात करेंगे। यहाँ पर विनय सिंह मैं नाम लिख देता हूँ कि चित्र राजा कौन थे, विनय सिंह। अब आ जाओ बूंदी और कोटा, दोनों को आराम से याद कर सकते हो। देखो कोटा को पकड़ते हैं अपन, है ना, कोटा से फिर बूंदी में चलते हैं। कोटा जो है, कोटा में आप देखिए सब ज़्यादा नदियाँ हैं। नदियों का रंग कैसा होता है? जो आकाश का रंग होता है, तो नदियों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो कोटा को तो ऐसे याद कर लो कि रंग कौन सा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन नदियों से कोई हवा चले ऊपर से, और वो हवा मान लो पास में बूंदी है, तो वो हवा नदियों से ऊपर चल के बूंदी में जाती है, तो वहाँ का मौसम है ना वो कैसा हो जाता है? सुनहरा हो जाता है, सुहावना सा मौसम हो जाता है। तो यहाँ का रंग कौन सा हो जाएगा? सुनहरा। सुनहरा या हरा भी बोलते हैं इसको, हरा भी बोलते हैं कई कई किताबों में। तो सुनहरा और हरा है। फिर दूसरी बात करते हैं, इनके वृक्ष क्या है? दोनों के वृक्ष है में, हाड़ौती में कौन सा वृक्ष होता है? खजूर। हाड़ौती में कौन सा वृक्ष होता है? खजूर। तो दोनों के वृक्ष भी आप एक साथ याद कर सकते हो, खजूर। और इनका वृक्ष भी कौन सा है? खजूर है। तो ये वृक्ष हो गया, और ये आप दोनों चीजें अपने देख ली। फिर इसके बाद में देखो बूंदी की जो आंखें है ना, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना। ये आम के पत्तों की तरह है, पत्तों जैसी आंखें यहाँ पर मिलेगी, आम के पत्तों जैसी आंखें मिलेगी बूंदी में। और राजा कौन थे? उमेद सिंह। उमेद सिंह राजा कौन थे? उमेद सिंह का काल माना जाता है। आम के पत्तों जैसी आंख। अब देखो कोटा की आंख है ना, वो आप याद कर सकते हो। कोटा में, कोटा आप देखोगे तो कोटा शिकार के लिए जानी जाती है चित्रकला। शिकार का सर्वाधिक चित्रण वहीं पर है, सामूहिक शिकार। अब शिकार किसका होता है? जो बेचारा निर्बल सा प्राणी होता है, जैसे मृग, ज्यादातर मृग का ही होता है। इसलिए कोटा में आंखें हैं मृग नयनी। ठीक है ना। और राजा है राम सिंह, जो 1857 के समय। अब कई जगह राम सिंह भी आता है, कई जगह उम्मेद सिंह भी आता है, तो दोनों ही नाम मैं लिख देता हूँ, राम सिंह और उम्मेद सिंह। तो ये आपका चित्रकला का जो एक ग्राफ है, समझाने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है।